बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज फॉर सी। आज हम लोग 12th क्लास के इस केमिस्ट्री क्लास में देखेंगे ये जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इनटेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा दिए गए हैं तो पहले इनटेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा करेंगे और तब हम लोग डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे। या फिर हम लोग अल्टरनेटिवली भी देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे करके फिर कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन जैसा भी होगा देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे 7.1 क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई आर पेंटा हैलाइड्स ऑफ पी एस एस बी एंड बी आर मोर कोवैलेंट देन देयर ट्राई हैलाइड्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ये पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी में कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्राई हैलाइड भी बनाते हैं, पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पेंटा हैलाइड में उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, जबकि ट्राई हैलाइड्स में +3 होता है। और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा पॉजिटिव होता है उसमें पोलराइजिंग इफेक्ट या पोलराइजिंग कैपेसिटी एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण उसमें कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि पेंटा हैलाइड्स में इन पेंटा हैलाइड्स द सेंट्रल एटम इज इन +5 OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, while in trihalides it is in +3 OS. As we know that higher the positive oxidation state of central atom, more will be its polarizing power, which in turn increase the covalent character of the bond formed between the central atom and the halogen atom. So that's why pentahalides are more covalent than trihalides. क्यों? क्योंकि पेंटा हैलाइड के केस में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मोर पॉजिटिव यानी +5 हो जाता है, जबकि ट्राई हैलाइड्स में +3 होता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7.2 की, तो कह रहा है कि वाई इज BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट amongst all the hydrides of the group 15 एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा साइज बिस्मथ का है। और इसलिए बिस्मथ का जब हाइड्राइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और इसके कारण उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे कम होती है। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगी, जितनी ही कम होगी वो उतना ही आसानी से स्प्लिट कर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि हमको हाइड्रोजन देने वाला एजेंट चाहिए, ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो किसी को जल्दी हाइड्रोजन दे दे। तो जितने भी हाइड्राइड्स हैं इस ग्रुप के उसमें बिस्मथ का हाइड्राइड जो है सबसे लॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड वाला है, जिसके कारण सबसे आसानी से टूट जाता है और सबसे जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये सबसे बेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है अदर देन कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट के अदर जो कंपाउंड के हाइड्राइड्स हैं उनके रेस्पेक्टिवली ये ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर लेता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसका इनटेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 है और इसके बाद 3 होगा, 3 दिया हुआ है। 7.4 दिया हुआ है मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन है इसको बताना है। तो आप अमोनिया के कंडीशन को हेबर में पढ़ चुके हैं, हेबर मेथड में, वही आपको लिखना है। उसमें ली चैटेरियर प्रिंसिपल के अनुसार चूँकि वॉल्यूम कम होता है तो हाई प्रेशर इसका रखा जाता है, तो हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होता है 200 एटमॉस्फेयर रखा जाता है और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 700 रखा जाता है। और इसके बाद कैटलिस्ट और प्रोमोटर की प्रेजेंस भी इसका नेसेसरी कंडीशन है। तो आप डिटेल्स इसका लिखे हुए हैं, उसी को वीडियो से देख करके उसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद है ये हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ
कॉपर 2+ आयन। तो कॉपर 2+ आयन के साथ अमोनिया रिएक्ट जब करता है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 आयन, अ डीप ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। ये जब रिएक्ट करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर CuNH3 2+ आयन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन, और वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन आपका पूरा हो गया। इसके बाद 7.6 में है कि व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 का जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो इसमें देखते हैं कि हर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 4 को बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो हर नाइट्रोजन एटम जितना शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को, वही उसका कोवैलेंस होता है। तो यहाँ पर हर नाइट्रोजन 4 को शेयर कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 4। और इसके बाद है आपको ये 7.7 का आपका है 7.6 तो हो ही गया। और 7.9 इसमें दिया है, लगता है कि कुछ क्वेश्चन मिस कर गया है। तो 7.7 को भी हम लोग देख लेते हैं दूसरे बुक से। देख लीजिए, इसमें ये 7.3 का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी मिस है, इस बुक में नहीं प्रिंट है। वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो N2 में आप जानते हैं कि NN एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए ये जल्दी रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड नहीं टूट पाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है और इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद है कि बॉन्ड एंगल इन pH4+ इज हायर देन pH3। ये आपका 7.7 का क्वेश्चन हुआ है। तो 7.7 के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जैसे pH3 अगर बनता है तो उसमें फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर बचता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और बॉन्ड एंगल वहाँ पर कम होता है। तो क्योंकि उसका शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप बन जाता है। और इसके विपरीत जब pH4+ आयन की बात करते हैं तो pH4 में चारों हाइड्रोजन एटम मिल करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। तो इसका रीजन मेन क्या हुआ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pH3 to the phosphorus atom, the bond angle decreases or bond angle is less than that of pH4 है। इसके बाद है 7.8। तो 7.8 में दिया हुआ है कि ये भी नहीं प्रिंट है इसमें कि what happens when phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere। तो जब इनर्ट एटमॉस्फेयर में वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और एक गैस बनती है फॉस्फीन गैस। ये फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन में भी रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इन दिस रिएक्शन फॉस्फीन गैस एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इज फॉर्म। P4 वाइट फॉस्फोरस है, 3NaOH सॉल्यूशन के साथ लिया गया और 3H2O मिलाया गया, हीट किया गया CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और फॉस्फीन गैस बनते हैं। इसके बाद है 7.9। तो 7.9 में कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो आप जानते हैं कि PCl5 में ये 3 बॉन्ड जो होते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख दिया है, P है और Cl के साथ एक बीच में C है,
उसके बाद 3 C उसके हॉरिजेंटल प्लेन में रहते हैं, और एक Cl ऊपर रहता है, सॉरी Cl रहते हैं, एक P बीच में, तीनों कॉर्नर पर हॉरिजेंटल प्लेन में Cl रहेंगे, और एक ऊपर Cl होता है और एक नीचे Cl होता है। तो इस तरीके से इसमें जो ऊपर और नीचे Cl होता है, एक्सियल Cl उसको बोलते हैं, एक्सियल क्लोराइड। तो एक्सियल क्लोरीन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, 240 पिकोमीटर होता है। देखिए ये Cl हॉरिजेंटल प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर नीचे वाले का 240 पिकोमीटर है, जबकि ये तीनों जो हैं इनका 202 पिकोमीटर होता है। तो इसके कारण जब इसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो इसमें वीकर Cl के बॉन्ड जो हैं ये एक्सियल बॉन्ड, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों Cl एटम अलग होकर के Cl2 बना लेते हैं, और साथ में PCl3 बच जाता है। तो when PCl5 is heated, PCl3 and Cl2 are formed। PCl5 स्ट्रांगली हीटिंग पर PCl3 और Cl2 बनता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला समझने के लिए आप ले सकते हैं। अब 7.10 की बात करते हैं, तो राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ वाटर। कुछ बुक में इसको हेवी वाटर भी दिया गया है और कुछ बुक में वाटर दिया गया है। तो इसमें वाटर दिया गया है तो हम वाटर के साथ लिखते हैं, और अगर हेवी वाटर दिया गया हो तो आप जानते हैं कि हेवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। तो जहाँ पर इसी रिएक्शन में H लिखा हुआ है वहाँ पर D आप लिखेंगे तो हेवी वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला है कि PCl5 जो है वाटर से रिएक्ट करता है तो POCl3 बनाता है, तो ये POCl3 और HCl निकलता है। फिर POCl3 अगले स्टेप में वाटर से वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है और फॉस्फोरिक एसिड, और उसके साथ HCl निकलता है। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐड कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके बाद बचता है हमारा क्या, तो PCl5 + 4H2O, तो H3PO4 + 5HCl। इसके बाद है 7.11 व्हाट इज़ द बेसिडिटी ऑफ H3PO4। तो आप सिंपल भी फार्मूला में देखते हैं, जितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन हैं उनके वह उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पर H3PO4 है तो H3 निकल जाता है, तो वो उसकी बेसिसिटी हो गई आपकी 3। इसके स्ट्रक्चर से भी हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 इज, तो P है एक डबल बॉन्ड O से होगा, बाकी 3 O बचे और 3 H बचा तो 3 OH बन जाते हैं, यहाँ जुड़ते हैं। तो इसमें ये तीनों OH के जो H हैं ये डिस्प्लेसेबल हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी हो जाती है 3। रिएक्शन भी आपका होता है कि H3PO4 H2O में डाला जाता है, रिवर्जिबल रिएक्शन है तो 3H निकलते हैं और PO4 3- निकलता है, तो बेसिसिटी आपकी 3 हो जाती है। इसके बाद ये 7.12 में है कि व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो H3PO3 को जब आप हीट करते हैं तो H3PO4 बनता है। इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जिसके ये +3 है, P4 यहाँ दिखा रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पर फॉस्फोरस का ये बेसिकली है +3, और ये आपका +5 हो जाता है बेसिकली फॉस्फोरस का। तो इस तरीके से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। और इसके बाद आपको दिया हुआ है ये 7.13 लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर के ऑकरेंस के बारे में और सोर्सेज के बारे में वीडियो में देख चुके हैं, उसी से आपको लिखना है। फिर राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है, तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जितनी ही ज़्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस ग्रुप में ये 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते जाता है, तो डिक्रीज करते जाता है आपका थर्मल स्टेबिलिटी एक डाउन द ग्रुप। फिर वाई इज H2O ए लिक्विड एंड H2S इज ए गैस, यानी सेम ग्रुप में O के जगह S कर दिया जाता है तो गैस हो जाता है, जबकि O रखा जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों?
तो इसका कारण ये है कि ये जो H2O है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में, जैसे H2O में H और O के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस, और सल्फ H2S में H और S के बारे में देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि हाइड्रोजन का 2.1 होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सल्फर का 2.5 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये ज़्यादा पोलर होता है। तो ज़्यादा पोलर होने के कारण H2O ज़्यादा पोलर होने के कारण H2O के कंपैरिजन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो इसीलिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये H2O लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, जबकि H2S आपको गैसियस स्टेज में पाया जाता है। लिक्विड स्टेज में ज़्यादातर जहाँ भी केस राइज होता है तो वहाँ पर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। इसके बाद है कि 7.16 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो इसमें इनर्ट गैस जो है नोबल मेटल है आपका PT यानी प्लेटिनम, यही आपका नहीं करता है। तो प्लेटिनम PT डज नॉट रिएक्ट विथ O2 डायरेक्टली, क्योंकि नोबल मेटल डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनको विशेष कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करना पड़ता है। फिर है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक है कि C2H4 इथिन का है और ऑक्सीजन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, रिएक्ट करता है, तो कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी H2O और CO2 बनेगा। तो आप C2H4 और O2 का रिएक्शन कराइए, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। फिर एल्यूमिनियम है, एक रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी 4Al + 3O2 तो 2Al2O3 बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसके बाद है 7.18 वाई डज O3 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जानते हैं आप कि O3 जो है जब स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, तो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन O देता है। तो यही नेसेंट ऑक्सीजन O जो है ये चूँकि अनस्टेबल होता है, इसलिए रिडली किसी चीज़ से कंबाइन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए O3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद है कि हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेवली। तो ये O3 को क्वांटिटेवली एस्टिमेट करने के लिए देखते हैं कि व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विथ ए बोरेट बफर pH 9.2, आयोडीन इज लिबरेटेड which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. In this way O3 can be estimated quantitatively. तो इसको आप लिख करके याद कर सकते हैं आराम से कि ओजोन जो है जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो बफर सॉल्यूशन के साथ, तो उस कंडीशन में आयोडीन लिबरेट होता है और जिसको हम लोग आसानी से टाइट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद है 7.20 में कि ये व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 साल्ट। Fe3 साल्ट मतलब फेरिक साल्ट। तो जब फेरिक साल्ट के साथ SO2 पास कराया जाता है तो उसको ये फेरस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हम उसका हिंट कर दिए हैं कि 2Fe3 प्लस SO2 प्लस 2H2O, तो 2Fe2 प्लस SO4 प्लस 4H। तो ये फेरिक आयन को या फेरस आयन में बदल देता है, यानी फेरिक साल्ट को फेरस साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है 7.21 तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मोलिक्यूल। आर द 2 बॉन्ड्स इन दिस मोलिक्यूल इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। 2 SO bonds in SO2 molecules are covalent in nature. These are equal with bond length. बॉन्ड लेंथ दोनों का होता है 143 पिकोमीटर। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हर बॉन्ड का लेंथ होता है 143 और जो SO2 होता है इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसके बाद आपको 7.22 है कि हाउ इज द प्रेशर ऑफ
प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। तो स्मेल से ये पंजेंट स्मेलिंग ऑर्डर का होता है और इसको इस 2 टेस्ट से किया जा सकता है। जैसे KMnO4 को साथ अगर इसको रिएक्शन कराते हैं, उसमें मिलाते हैं, पास कराते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो कलर है और कलर आपका कलरलेस बन जाता है, तो KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। तो इससे SO2 के प्रेजेंस का पता चलता है। और दूसरा टेस्ट है कि ये डाइक्रोमेट अगर आयन है तो उसका ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्रीन में, क्योंकि क्रोमियम आयन जो होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। तो इसलिए कलर अगर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है तो इससे भी SO2 का डिटेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद मैं 7.23 में है कि मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसका डिस्कशन H2SO4 के यूजेज में हम लोग कर चुके हैं डिटेल्स में, वीडियो में देख करके आप उनसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राइट द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी उसी में दिया हुआ है कि H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या हैं लीच-एटेरियल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, उसको वहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर एक और है कि वाई इज K2 ग्रेटर देन K1 फॉर H2SO4 इन वाटर। तो H2SO4 जब वाटर में मिलाया जाता है तो यह HSO4 में रीडली कन्वर्ट हो जाता है और एक हाइड्रोजन आयन को आसानी से रिमूव कर देता है। और इसके बाद फिर जब HSO4 है तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए उससे वो दूसरे हाइड्रोजन का रिलीजिंग बहुत स्लो रेट से करता है। तो इसलिए K1 आपका ज़्यादा होता है और K2 आपका कम होता है। फर्स्ट स्टेज में H+ आयन आसानी से निकल जाता है, आयोनाइज हो जाता है, जबकि जब HSO4 बन जाता है तो उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण दूसरे H को निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए Ka2 का वैल्यू कम होता है और K1 का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसके बाद 7.26 की बात हम लोग उसके बाद वाले की अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और इसके क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, और इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो बना सकते हैं। और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।